प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी सिर्फ रिच लोगों की सर्जरी नहीं है, ये कॉमन लोगों की सर्जरी ज़्यादा है। कौन कौन सी सर्जरीज है जो मैक्सिमम आपके पास आती है और लोग कराते हैं? मैक्सिमम हेयर ट्रांसप्लांट, ब्रेस्ट सर्जरीज, नोज जॉब और बॉडी काउंटूरिंग में ज़्यादा आती हैं। तो बहुत सारे जैसे रील्स हम लोग देखते हैं जिसपे नोरा फतेही हो गई, फेशियल सर्जरी हुई है। क्या यहाँ के मिडिल क्लास फैमिली भी रायपुर, भिलाई, छत्तीसगढ़ की वो सब करवा सकती है? मेट्रोज में सबको प्रेजेंटेबल रहना, जॉब्स में जाना, पर यहाँ पे भी होती है। आज के डेट में अपनी बॉडी के लिए कॉन्शियस होना आज की यूथ का एक ट्रेंड बन गया है। बोलते हैं जो जेनजीज आ गए हैं उनको अपनी बॉडी के लिए बहुत कॉन्शियस है। क्यों सर्जरीज जरूरी है? आपको क्या लगता है क्यों जरूरी है? एक छोटी नोज लेके आ जाए और बोले कि मेरे को बिपाशा बसु जैसी नोज चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। छोटी नोज को हम और कितना अच्छा एनहेंस करके आपके चेहरे के हिसाब से कैसे ब्यूटीफुल लगेगा वो बता सकते हैं। अब हेयर ट्रांसप्लांट जो है ना अभी काफ़ी ट्रेंड पे है। एंड स्टेज में आओगे तो हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं होता। हेयर ट्रांसप्लांट से आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपके एकदम नेचुरल पहले जैसे बाल आ जाएं तो नहीं होता। सबसे टफ सर्जरी माना जाता है फेशियल सर्जरीज को। एक mm इम्पॉर्टेंट होता है। 1 mm भी हम लोग अंडर करेक्शन नहीं कर सकते, 1 mm हम लोग ज़्यादा ओवर करेक्शन नहीं कर सकते। ये लेज़र है, लेज़र के वीडियोस बहुत आ रहे हैं आज। तो लेज़र हेयर रिमूवल के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। तो ब्रेस्ट इन्हांसमेंट तो मैंने सुना था, ये रिडक्शन क्या होता है? क्योंकि ब्रेस्ट बड़े होने की वजह से एक तो फंगल इन्फेक्शन स्पेस में होना, नेक पेन, स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम, बैक पेन, झुक के चलना। और आपकी एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी कि खूबसूरत दिखना सबका हक है। ब्राउन एंड बॉटअप तो यहीं पे हूँ भिलाई में। उसके बाद फिर मेरा MCH मेरा बॉम्बे से हुआ है। उसके बाद मैंने DNB का एग्ज़ाम दिया एंड आई वाज द नेशनल टॉपर 2012 में। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। लोगों को ही दिखता है कि डॉक्टर बहुत ऐश करता है, बहुत पैसे कमाता है, बहुत आराम से रहता है। नहीं। तो क्या दुर्ग, भिलाई, रायपुर में भी आपके पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो अपने फेस को कम्प्लीटली रिफॉर्म करना चाहते हैं? तो आज के पॉडकास्ट में हम लोग उन चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं जो हम लोग रील्स पे देखते हैं ज़्यादातर और हमारे आसपास बिल्कुल नॉलेज नहीं होता है। सो थैंक यू दीपक जी हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए, हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट करने के लिए। आपके लिए भी थैंक यू। पॉडकास्ट मेरे को लगता है लोगों के लिए बहुत यूज़फुल रहने वाला है। जैसे कॉस्मेटिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी जो बोलते हैं, तो मेरे बॉडी में हेड से टो तक मैं किन किन चीज़ों की सर्जरीज करवा सकता हूँ, चेंजेस ला सकता हूँ? आंसर आपने ही दे दिया है। हेड से टो तक, आप हेड से टो तक की चीज़ें चेंजेस करा सकते हैं और उसमें सर्जरीज पॉसिबल है। हेड में जैसे हेयर ट्रांसप्लांट हो गया, फिर उसके बाद आती है फेशियल सर्जरीज। आइज़ का शेप चेंज हो सकता है, आइज़ को लिफ्ट किया जा सकता है, आईब्रोज चेंज करे जा सकते हैं, नोज जॉब बोलते हैं, लिप जॉब्स बोलते हैं, फेस लिफ्ट्स बोलते हैं, जॉ लाइन करेक्शंस होते हैं। तो फेस में बहुत सारी सर्जरी होती है। फिर नेक आता है, नेक में कुछ मार्क्स रहते हैं या फोल्ड्स रहते हैं तो नेक लिफ्ट होती है। फिर ट्रंक में ब्रेस्ट सर्जरीज होती है, मेल्स में गायनेकोमेस्टिया सर्जरीज, फीमेल्स में ब्रेस्ट एनहेंसमेंट या ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरीज, आर्म्स में ब्रेकियोप्लास्टीज, कुछ टैटूज निकालना और कुछ स्कार करेक्शन करना, कुछ डिफॉर्मिटी करेक्शन करना। वैसे ही अब लोअर लिम्स में भी वही। फिर हम लोग नेल करेक्शन सर्जरीज भी करते हैं। किसी के अनइवन नेल्स हैं, नेल्स को शेप देना से लेकर। अच्छा, नेल्स को भी शेप दिया जाता है। तो हेड से टो तक में काफ़ी सारी चीज़ें पॉसिबल हैं जो स्किन रिलेटेड हैं और ऊपर के अपीयरेंस से रिलेटेड हैं। वो सारी चीज़ें प्लास्टिक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी में पॉसिबल हैं। कुछ टाइम से तो हम लोग रील्स वगैरह में, मतलब जैसे सोशल मीडिया आया है, ये सब देख रहे हैं, वीडियोस आते रहते हैं, इंटरनेशनल भी, नेशनल भी, सेलिब्रिटीज़ भी। तो कौन कौन से सर्जरीज है जो मैक्सिमम आपके पास आती है और लोग कराते हैं? फॉर कॉस्मेटिक सर्जरीज मेरे पास मैक्सिमम हेयर ट्रांसप्लांट, ब्रेस्ट सर्जरीज, नोज जॉब और बॉडी काउंटूरिंग, मतलब बॉडी को शेप में लाने की सर्जरीज आती हैं, ज़्यादा आती हैं। ये सब हमारे रायपुर, छत्तीसगढ़ में भी होता है? हाँ, रायपुर, छत्तीसगढ़, भिलाई, सब जगह होता है ये चीज़ें। लोगों में अवेयरनेस बहुत कम है इस चीज़ों का। हम लोग अभी अवेयरनेस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। सबको यही लगता है कि मेट्रोज़ में ज़्यादा होती है सर्जरीज, मेट्रोज़ में ही होती है सर्जरी। उसका पीछे मैं कारण बताना चाहूँगा कि मेट्रोज़ में इसलिए लोगों को ज़्यादा लगता है क्योंकि मेट्रोज़ के लोग बहुत अवेयर हैं। आजकल सोशल मीडिया में भी अवेयर हैं, पेपर्स और सारे मीडियाज़ में अवेयर हैं। और ऐसा नहीं है कि यहाँ लेवल ऑफ एजुकेशन वहाँ अलग है, यहाँ अलग है, पर यहाँ का लेवल ऑफ एजुकेशन वो सब चीज़ें नहीं देखता है, वो सब चीज़ों को प्रायोरिटी नहीं देता है। मेट्रोज़ में सबको प्रेजेंटेबल रहना और अच्छा दिखना, जॉब्स में जाना, इतने सारे जॉब्स हैं, ट्रैवल करना से लेके सब चीज़ें डिफ़िकल्ट हैं। तो इसलिए अपीयरेंस में बहुत स्ट्रेस दिया जाता है, इसलिए ये सब चीज़ें मेट्रोज़ में ज़्यादा होती हैं।
पर यहाँ पे भी होती हैं। आज के डेट में सारे जो क्लाइंट्स और पेशेंट्स हैं वो सब अवेयर हैं और वो पूरी इंक्वायरी करते हैं, सब चीज़ें पूछते हैं, जाते हैं और कराते हैं। क्यों सर्जरीज ज़रूरी है, आपको क्या लगता है क्यों ज़रूरी है? हर आदमी को अच्छा दिखने का शौक, मतलब दैट इज़ योर राइट कि आपको क्या चीज़ आपकी उसमें पसंद नहीं आ रही है और हम उसको क्या कैसे करेक्ट करा सकते हैं। कोई जो आप बोलते हैं आजकल सर्जरी शेमिंग जो चल रहा है, वो कोई भी बॉलीवुड एक्ट्रेस या एक्ट्रेस करा रही है, उसमें बहुत सारे रील्स आ जाते हैं कि इन्होंने सर्जरी कराई है और उनको एक्सप्लेनेशन देना पड़ता है कि क्यों एक्सप्लेनेशन देना, उनकी बॉडी है, उनको कोई चीज़ पसंद नहीं है तो वो चेंज कराना चाहती है। पेरेंट्स मैं आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल दे सकता हूँ जिसमें कि ये कि वो पेशेंट की इंडिविजुअल चॉइस है एंड हम लोग उसमें हेल्प कर रहे हैं। हम लोग डॉक्टर्स इसलिए बने कि आपको हम कैसे अच्छा बना सकते हैं, कैसे अच्छा दिखा सकते हैं, वो चीज़ के लिए हम काम करें। सो सर्जरी ज़रूरी है अगर आपको लगता है कि वो आपको चेंज चाहिए, अदरवाइज इट्स नॉट कंपलसरी की। पर प्लास्टिक सर्जरी में, कॉस्मेटिक सर्जरीज में ये चीज़ आती है। प्लास्टिक सर्जरी में तो कुछ कुछ जरूरी सर्जरीज भी आती है, जैसे हम लोग बहुत सारी वो चीज़ें करते हैं जो कोई नहीं करता। रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी जैसे बर्न रिकन्स्ट्रक्शन एक एसेंशियल पार्ट ऑफ सर्जरी हो जाता है। डिफॉर्मिटीज़ जो आती हैं, बर्न मतलब अगर जल गया पार्ट तो उसको ठीक करते हैं, जल गया पार्ट उसको ठीक करना, फिर जलने के बाद जैसे डिफॉर्मिटीज़ आती है। बहुत से लोग आप इमेजेस वगैरह में देखते होंगे, किसी की गर्दन चिपक गई है, हाथ चिपक गया है, डिफॉर्म हो गया है, वो सब करेक्टिव सर्जरीज में आता है, जिसमें हमारा टारगेट रहता है कि हम मैक्सिमम फंक्शनल दे सके पेशेंट को, कि अपना काम पूरा अच्छे से कर सके। पूरी चीज़ें तो जो अब नॉर्मल जो गई है उसको हम लोग ठीक नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम फंक्शन कैसे दे सकते हैं। कैंसर रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरीज हो गई जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में लोग गुटखा बहुत खाते हैं, सिगरेट बहुत पीते हैं, तो एवरी जो कट जाता है पार्ट, पूरा जो कट जाता है, जो आप मूवीज में देखते हैं ना, हाँ, कि कैंसर, ये मेरी जिंदगी राजू ऐसी की हो गई। स्टोरी। हाँ, राजू की स्टोरी। तो राजू की स्टोरी का एक मेजर पार्ट प्लास्टिक सर्जन प्ले करता है। जो ऑन्को सर्जन जो रहता है कैंसर सर्जन, वो तो निकालने का काम करता है, बनाने का काम हमारा है। तो ये भी तो बोलते हैं, ये भी तो बोला जाता है कि बी द वे हु यू आर। तो इतना चेंज करने की क्या जरूरत है खुद को? वो भी तो बी द वे हु यू आर ही है। यू शुड हैव द राइट टू चूज योरसेल्फ हाउ यू वांट टू लुक। तो बी द वे हु यू आर इज़ अ करेक्ट टर्म। वो सामने वाला बोल रहा है ना। आपको किसी चीज़ में प्रॉब्लम है भाई, आपको अगर चेहरे पे एक मोल है जो आप रोज़ कांच में देख रहे हो, बोलते हैं निकलवा लूँ, नहीं निकलवाऊँ, और आप अगर मेरे से कंसल्ट कर रहे हो और मुझसे पूछ रहे हो सवाल कि निकालने के बाद वो ज़्यादा अच्छा दिखेगा कि निकालने के पहले दिखेगा, तो अगर मैं आपको बोलूँ कि वो निकालने के बाद आपके चेहरे पे एक छोटी सी लाइन बस दिखेगी, वो मोल नहीं दिखेगा, आप वो करा लोगे, तो फिर क्यों बी द वे यू आर? यू कैन लुक बेटर ना, एंड दैट्स योर चॉइस। आपको रोज अपने आप को देखना है ना। तो बहुत सारे जैसे रील्स हम लोग देखते हैं जिसपे नोरा फतेही हो गई कि फेस प्लास्टिक सर्जरी हुई, फेशियल सर्जरी हुई है, तो क्या यहाँ के मिडिल क्लास फैमिली भी रायपुर, भिलाई, छत्तीसगढ़ की वो सब करवा सकती है? प्लास्टिक सर्जरी और कॉस्मेटिक सर्जरी सिर्फ रिच लोगों की सर्जरी नहीं है, ये कॉमन लोगों की सर्जरी ज़्यादा है। इनफैक्ट आप मानेंगे नहीं, रिच लोग तो सिर्फ ना नॉन सर्जिकल, उसमें हमको अपने फेस से कुछ छेड़छाड़ नहीं करना, टैंट्रम्स ज़्यादा रहते हैं। पर एक मिडिल क्लास पब्लिक या नॉर्मल पब्लिक आती है, उनको बिल्कुल टैंट्रम्स नहीं रहते। उन लोग को अभी भी डॉक्टर्स पे बहुत बिलीफ है कि वो जो बताएंगे वो बेस्ट करेंगे। तो इट इज़ अ मिडिल क्लास सर्जरी, इट्स नॉट अ वेरी कॉस्टली सर्जरी। सारी सर्जरीज कॉस्टली नहीं होती। आपका अच्छा दिखना आपके लिए कैसे कॉस्टली हो सकता है? और मैं तो बोलूँगा कि जैसे बहुत लोग बोलते हैं हर्निया सर्जरीज, हाइड्रोसील सर्जरीज या बाकी जो सर्जरीज होती है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज होती हैं, वो आप कंपल्सिव सर्जरीज में गिनते हैं। और वहीं प्लास्टिक सर्जरी आती है तो उसको लगता है कि वो एडिशनल सर्जरीज है। ऐसा नहीं है, वो भी आपके मेंटल पीस के लिए, आपके सोशल वेलबींग के लिए और आपके साइकोलॉजी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है ये? जैसे यूथ का एग्जांपल देता हूँ। मेल्स में गायनेकोमेस्टिया होता है। गायनेकोमेस्टिया मतलब मेल ब्रेस्ट का बड़ा होना। आपको शायद जानकारी नहीं होगी, एवरी सेकेंड मेल्स में गायनेकोमेस्टिया होता है। उसके ग्रेड्स होते हैं, ग्रेड 1, 2, 3, 4, 5 ऐसा। किसी में ड्यू टू हार्मोन्स या जब प्यूबर्टी आती है, जब बोलते हैं हम, उस समय ज़्यादा होता है, किसी में कम हो जाता है। तो अब मेरे पास ऐसे पेशेंट आ रहा है, उसको अपने गायनेकोमेस्टिया ब्रेस्ट करेक्शन कराना है, उसके साथ उसके फादर आएंगे, तो वो मुझसे सवाल, लड़का अलग सवाल पूछ रहा है, फादर अलग सवाल पूछ रहे हैं। लड़का पूछ रहा है कि ये मुझे कराना है, वो ये नहीं पूछेगा, मैं उससे कारण नहीं पूछता क्यों कराना है, क्योंकि मुझे कारण पता है। आज की यूथ है, उसको टी शर्ट्स पहनती है, ड्रेस वेयर में बहुत चेंज आ गया है, जिम जा रही है, अपनी बॉडी के लिए बहुत कॉन्शियस हैं। वही उनकी जो फादर वाली जनरेशन है वो बिल्कुल कॉन्शियस नहीं है। उनको जैसे चल रहा है, काम चल रहा है, शर्ट्स पहनते हैं, लूज शर्ट्स पहनते हैं, उनको अपीयरेंस से लेना देना नहीं है।
तो वो पूछते हैं कि क्यों कराना ज़रूरी है, तो हम लोग जवाब देते हैं कि इसके अच्छे के लिए, इसके कॉन्फिडेंस के लिए। आज की यूथ को कॉन्शियस होना ज़रूरी भी है। हाँ बिल्कुल ज़रूरी है, क्योंकि जॉब के लिए बाहर जा रहे हैं लोग, और बॉडी, अपनी बॉडी के लिए कॉन्शियस होना आज की यूथ का एक ट्रेंड बन गया है। बोलते हैं जो जेनजीज आ गए हैं उनको अपनी बॉडी के लिए बहुत कॉन्शियस है। वो इतने ज़्यादा कॉन्शियस है कि उनको छोटे से पार्ट भी अगर पसंद नहीं आ रहा है तो वो उस चीज़ के लिए ठीक करने के लिए वो करते हैं। एक का देख के 10 लोग जिम जाते हैं, एक का देख के 10 लोग एक्सरसाइज करते हैं। पहले की जनरेशन कहाँ करती थी? आज आप उनके फादर से पूछो, हम तो अभी भी योगा कर रहे हैं, हम तो अभी भी बस स्विमिंग कर लेते हैं, हम तो नाले में स्विमिंग कर, ये जो वाटर बॉडीज है वहाँ पे तालाब में स्विमिंग कर लेते हैं। बट उनको यूथ को स्विमिंग पूल चाहिए, यूथ को एक अच्छी जगह चाहिए। आप उनको बोल दो कि तुम तालाब में स्विमिंग करो तो नहीं करेगा। वैसे ही उनको एक अपीयरेंस के लिए, तो गायनेकोमेस्टिया सर्जरी बहुत कॉमन सर्जरी जो हम करते हैं, एवरी सेकेंड डे और थर्ड डे मैं गायनेकोमेस्टिया ऑपरेट करता हूँ, एंड एक बहुत ब्यूटीफुल रिजल्ट भी हैं। और उसके बाद जो यूथ का कॉन्फिडेंस आता है, मेरे 2-3 पेशेंट्स हैं जो उसके बाद गायनेकोमेस्टिया सर्जरी के बाद बॉडी बिल्डिंग करके दे हैव बिकम सम नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया अपनी बॉडी को। बट इसका भी तो जैसे होता है, किसी चीज़ में ज़्यादा ठीक नहीं होता है, तो एक मॉडरेशन सर्जरी ठीक है। अब बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का हमने देखा है कि एक्सेस पे फेस फिर वो ख़राब हो जाता है, डिस्टॉर्ट हो जाता है। ये कोई भी चीज़ एक्सेस में ख़राब होती है ना, मतलब अगर आप बार बार सोचोगे कि हम कर सकते हैं, जैसे एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर बॉडी में एक स्कार है, कहीं चोट लगी है, कुछ हुआ है, तो हम एज ए प्लास्टिक सर्जन उसको गायब कर देंगे। आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, स्कार गायब नहीं होगा। हमारा काम क्या है? उस स्कार को मिनिमाइज़ करना। उसके बाद आपके एक्सपेक्टेशंस अगर ज़्यादा है तो दिस इज़ ऑल्सो अवर जॉब कि हम उसको करेक्ट करें, आपको बताएं कि किस लेवल तक पॉसिबल है। एक छोटी नोज़ लेके आ जाए और बोले कि मेरे को बिपाशा बसु जैसी नोज़ चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है। छोटी नोज़ को हम और कितना अच्छा एनहेंस करके आपके चेहरे के हिसाब से कैसे ब्यूटीफुल लगेगा वो बता सकते हैं। बट आप बोलोगे कि मेरे को ऐसी नोज़ ही चाहिए, तो वो पॉसिबल नहीं है। तो पेशेंट के एक्सपेक्टेशन नो डाउट रहते हैं, और कुछ लोग ओवर प्रैक्टिस वो करने के चक्कर में उनको, अगर मैं ये जवाब दे दूंगा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, तो वो लोग मानेंगे नहीं। आजकल के लोगों का पेशेंस लेवल भी तो बहुत कम है ना। दे विल गो टू शो टू सम अदर डॉक्टर, उनकी मेंटालिटी ऐसा करके वो 5-6 डॉक्टर्स को दिखाएंगे, और अगर एक ने भी बोल दिया ना कि मैं कोशिश कर सकता हूँ, वो करा लेंगे, बाद में रिग्रेट करेंगे उस चीज़ का। तो ये जो आप बोल रहे हैं ओवर सर्जरी का होता है, ये इसी कारण से होता है कि बाद में इस चीज़ का रिग्रेट किया जाता है। मैंने ये भी सुना है कि ये वन वे होता है। रिवर्सिबल कोई भी चीज़ तो नहीं होती ना, सर्जरी तो कोई भी रिवर्सिबल नहीं रहेगी। आप क्योंकि पूरे बॉडी के पार्ट से खेले, जैसे नोज सर्जरी हो गया, तो हम लोग उसमें कार्टिलेज से भी खेलते हैं, कार्टिलेज हार्वेस्ट करते हैं, नोज़ के अंदर के जो स्ट्रक्चर्स हैं उससे पूरा डील करते हैं। तो उस रिवर्स कैसे करेंगे? वापस कोई चीज़ काट दी तो जोड़ी तो नहीं जा सकती ना। अब रायपुर छत्तीसगढ़ में जैसे आपकी क्लिनिक पे बहुत सारे केसेस आते होंगे, मिथ्स कौन कौन से आपने सुने हैं अभी तक सर्जरी को लेके? एक मिथ है जैसे हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी अच्छी नहीं होती। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में आप लोग क्या नया करते हो? तो सबसे बड़ा मिथ मैं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के लिए दूर करना चाहूँगा। हेयर ट्रांसप्लांट एक ना अभी इंडस्ट्री बन गया है, मैं उसको स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के रूप में बोलता हूँ, ऑल्दो मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट स्टिल आई से दैट। व्हाई? बिकॉज अगर देखा जाए तो ओनली वी एज प्लास्टिक सर्जन और डर्मेटोलॉजिस्ट क्वालिफाइड हैं हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी करने के लिए। पर आप आज जाओगे, आप एक पार्लर में देखोगे कि वहाँ पे बोलेंगे हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है, BAMS डॉक्टर, BHMS डॉक्टर, सब लोग टेक्नीशियंस को ट्रेन कर रहे हैं और हेयर ट्रांसप्लांट करा रहे हैं अपने सेंटर में, और लोग जाके करा भी रहे हैं। तो गलती तो लोगों की भी है ये, पर मिथ नहीं हो के ये एक वो हो गया है, एक हमारे लिए चैलेंज हो गया है कि इसको कैसे फेस करें। फिर मिथ है कि जो बॉडी काउंटरिंग सर्जरीज हैं ये वेट लॉस कराती हैं, ये भी एक गलत है। बॉडी काउंटरिंग सर्जरीज आपको बॉडी को शेप में लाती हैं। दीज आर इंच लॉस सर्जरीज, नॉट वेट लॉस सर्जरीज। वेट आपका मोरलेस उतना ही रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 kgs का फ़र्क पड़ेगा। बट जो बहुत मोटे पेशेंट्स होते हैं या कुछ बॉडी पार्ट्स बहुत निकले होते हैं, वो वेट लॉस सर्जरीज टोटली डिफरेंट सर्जरीज है। उसमें 20-30 kg जो कम होता है वो इसमें नहीं होता। हमारा काम ज़्यादातर आता है बॉडी जो वेट लॉस सर्जरीज कराने के बाद जो स्किन जो लटक जाती है और जो बॉडी में डिफॉर्मिटीज़ आ जाती हैं, वो उसको करेक्ट करना। ये भी एक मिथ है। फिर मिथ है कि बहुत महंगी सर्जरीज होती हैं। फिर मिथ है कि हम लोग प्लास्टिक सर्जरी में सब चीज़ें गायब कर देंगे, चमत्कार कर देंगे, पूरा फेस ही चेंज कर देंगे, या एक नया फेस पहचान में नहीं आएगा। वो खून भरी मांग वाला मिथ जो होता है, ऐसा नहीं है। माइन्यूट चेंजेस करके बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं, बट ओवरऑल आपका फेस आपके जैसे ही दिखेगा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आएगा, आपकी बॉडी आपके जैसे ही दिखेगी। और मेरे जैसा मिडिल क्लास फैमिली वाला लड़का
या फिर लड़की करवा सकते हैं सर्जरी? क्यों नहीं करा सकता? और मिडिल क्लास वाले ही ज़्यादा करा रहे हैं आजकल। रिच क्लास वाले तो क्या है, पहले सब चीज़ें ट्राई कर लेंगे, सारी चीज़ें ट्राई कर लेंगे, इधर उधर से मेकअप से लेके उसके बाद सारे लेज़र्स, नॉन सर्जिकल जितने, उसके बाद जब उनके बाद भी थकार के आएंगे तो फिर हमारे पास आते हैं और कई बार हमको मना करना पड़ता है, नहीं आपने इतनी चीज़ें ट्राई कर ली, अब पॉसिबल नहीं है। ओके, ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है। ये लेज़र है, लेज़र के वीडियोस बहुत आ रहे हैं आजकल कि हर कोई फेस पे लाइक उससे और यंग दिखने लगते हैं लोग, ये क्या होता है? सर लेज़र के वीडियोस जो आ रहे हैं, आप तो मेरे से बहुत रॉ सवाल पूछ रहे हो। बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं कि जैसे कोई सर्जरी है, जैसे ब्रेस्ट सर्जरीज हो गया, अगला सवाल मेरे से पेशेंट फ़ोन में पूछता है कि सर लेज़र से हो जाएगा क्या? तो आप लोग को बता देना चाहूँगा, लेज़र इज़ नॉट फॉर एवरीथिंग। लेज़र सब चीज़ों के लिए नहीं है। लेज़र के अलग अलग मशीन्स आती हैं, उसके अलग अलग वर्क है। जैसे लेज़र की मशीन, हेयर एक्सेस बॉडी में हेयर्स होते हैं फीमेल्स के, तो हेयर रिमूवल की मशीन अलग आती है, तो लेज़र हेयर रिमूवल के रिजल्ट्स बहुत अच्छे आते हैं। वो इंटीमल एरियाज़ होते हैं, जैसे अंडर आर्म्स होते हैं और जो इंटीमेट एरियाज़ होते हैं, उसके हेयर रिमूवल के लिए भी लेज़र मशीन्स बहुत अच्छा वर्क करती हैं। फिर लेज़र की दूसरी मशीन्स आती हैं पिगमेंट्स के लिए, टैटू करेक्शंस के लिए, या कुछ आपको बर्थ मार्क्स हैं या कहीं कुछ स्कार्स हैं उसको कम करने के लिए, या फेस ब्राइटनिंग के लिए, वो मशीन्स अलग रहती हैं। फिर आती हैं मशीन्स कुछ जो एक्ने के वजह से या पिंपल्स की वजह से स्कार हो गया है, या आपके फेस में कुछ और कहीं से कुछ होने से स्कार हो गया है, उसको करेक्ट करने के लिए वो मशीन्स अलग होती हैं। फिर इंटरवेंशन लेज़र मशीन्स अलग होती हैं, जैसे कि फैट सक्शनिंग लेज़र मशीन्स अलग होती हैं। दूसरी लेज़र मशीन जो आती हैं, वेस्कुलर वेरिकोज वेन्स जो होता है, पैरों की नसें जो फूल जाती हैं, वो इंटरवेंशन लेज़र वो अलग होती हैं। तो लेज़र के बहुत सारे इंडिकेशंस हैं, अलग अलग हैं। हर चीज़ लेज़र से पॉसिबल नहीं है और हर सर्जरी लेज़र सर्जरी नहीं कर सकती हैं, बट लेज़र के कुछ सर्जरी में रिजल्ट बहुत अच्छे हैं और हम लोग रायपुर, भिलाई, छत्तीसगढ़ में बहुत कर रहे हैं। लेज़र ट्रेमेंडस रोल इन आवर एस्थेटिक प्रैक्टिस। इस कारण से क्या लेज़र के बहुत सारे शॉप्स भी खुल गए हैं? गलत है ना। वहीं तो हम लोग एक जो फेस कर रहे हैं, मैं उसी में आ रहा था कि हम लोग एक अलग लेवल का कंपटीशन फेस कर रहे हैं जो बहुत डर्टी कंपटीशन है। डर्टी कंपटीशन से कैसे कि आजकल आप इंस्टा में देखोगे, अगर आप देखोगे कॉस्मेटिक कोर्सेज, तो 1 मंथ के 2 मंथ के कॉस्मेटिक कोर्सेज, उनका क्वालिफिकेशन क्या है? आप BAMS हो, BHMS हो, कोई भी डॉक्टर हो, MBBS हो, उसके बाद आप एक कॉस्मेटिक कोर्स कर लो एंड यू कैन प्रैक्टिस एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट या एस्थेटिक प्रैक्टिशनर। आप अपना क्लिनिक खोल के प्रैक्टिस कर सकते हो। ये गलत है और इसमें रोक लगानी पड़ेगी, क्योंकि हर सेकंड गली में आप देखोगे तो आपको एक कॉस्मेटिक शॉप लेंगे, वो बोलेंगे हम लेज़र से ठीक कर देंगे, लेज़र ठीक। भाई मैं आपको बता दूँ, हम लोग पहले MBBS करते हैं 5.5 years, उसके बाद उसमें इंटर्नशिप इंक्लूड करके, उसके बाद 3 years का जनरल सर्जरी करने के बाद, 3 years का प्लास्टिक सर्जरी करने के बाद वी कॉल अवरसेल्फ एज ए प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन। उसमें भी कई चीज़ें कॉस्मेटिक, क्योंकि वी हॉस्पिटल्स में कॉस्मेटिक के केसेस कम आते हैं, प्रैक्टिस क्लिनिक्स में ज़्यादा आते हैं। उसके बाद हमको 6 months 1 year का कहीं ट्रेनिंग लेके एंड देन हम लोग अपने आप को ऐसे कॉस्मेटिक सर्जन्स और कॉस्मेटोलॉजिस्ट बुला रहे हैं। सेम डर्मेटोलॉजिस्ट 3 साल का पूरा डर्मेटोलॉजी का कोर्स करने के बाद और स्पेशल ट्रेनिंग लेने के बाद अपने आप को डर्मेटोलॉजिस्ट बुला रहे हैं। तो ये लोग क्वालिफाइड हैं क्या करने के लिए, और ये लोग अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे क्या? उस वजह से हमारा नाम भी खराब हो रहा है ना। हाँ, बहुत खराब हो रहा है कि डॉक्टर्स, हमने तो ये कराया, ये खराब हो गया। अब हम बोलेंगे कि आपने गलत जगह कराया, तो उससे भी पेशेंट ऑफेंड हो जाते हैं। आजकल समझ ही नहीं आता कि किस चीज़ से पेशेंट ऑफेंड हो रहे हैं, लेकिन बहुत गलत है ये चीज़। इस चीज़ में तो बैन लग जाना चाहिए। पर आप भी चाहो तो आप एक घर बैठ के पहले BMS या कुछ ऑल्टरनेट डिग्री ले लो और आप फिर पे करो, 1 month का कोर्स करो। उसमें भी आपको 2 weeks जाना है, 2 weeks ऑनलाइन कोर्स। ऑनलाइन में आप चेहरे से, वी आर डीलिंग विथ ह्यूमन बींग्स, हम लोग स्किन से डील कर रहे हैं, हम लोग लाइव टिश्यू से डील कर रहे हैं। लाइव टिश्यू डील करने पे हम कैसे वो कर सकते हैं? हाँ, एक तरफ डर्मेटोलॉजी और प्लास्टिक सर्जन, कॉस्मेटिक सर्जन टॉप रैंकर्स होते हैं। हाँ, और एक तरफ बहुत सारे शॉप्स भी खुल रहे हैं। और ये हमारा कॉम्पिटिटर अगर हम बोले तो हमको भी बोलने में शर्म आती है ना। हाँ, इस चीज़ के लिए। ओके, सो आपने पढ़ाई कहाँ से स्टार्ट की, किस शहर से चालू किया, कैसे कैसे आपकी जर्नी रही? मैं बेसिकली ब्रॉन एंड बॉटअप तो यहीं में हूँ, भिलाई में। मेरा स्कूलिंग पूरा भिलाई से हुआ है एंड देन फिर MBBS करने में भोपाल गया। उसके बाद मेरा MS करने, मैंने सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस से ही पूरा पढ़ाई करी है, पूरा थ्रू सिलेक्शन पढ़ाई करी है, तो उसमें भी बहुत स्ट्रगल है। लेकिन उसके बाद फिर मेरा MCH मेरा बॉम्बे से हुआ है। उसके बाद मैंने DNB का एग्ज़ाम दिया एंड आई वाज द नेशनल टॉपर 2012 में। मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ
इंडिया लेवल पे। एंड देन मैं वापस आके अपने नेटिव टाउन में प्रैक्टिस करना चालू कर दिया, क्योंकि मुझे ऑफर्स बहुत थे। मतलब आई हैड ऑप्शन कि मैं मेट्रो में भी कर सकता, क्योंकि मैं बॉम्बे से पढ़ा हूँ। बट अपना घर होता है, और अपने जो सुकून यहाँ पे है छत्तीसगढ़ में है, आपको अवेयरनेस ला के है, वो सुकून वहाँ नहीं मिलता। जो लाइफ यहाँ की आराम से चलती है, आप वो लाइफ वहाँ नहीं मिल सकती आपको। तो फिर आपने दुर्ग में अपना क्लिनिक ओपन किया है। पर हमारे MBBS, हमारे डॉक्टरी में भी बहुत स्ट्रगल है। हाँ। सिलेक्शन प्रोसेस ही अपने आप में स्ट्रगल है। आप अभी देखेंगे तो जैसे सिर्फ दुर्ग भिलाई रायपुर मिलाएंगे तो मोर देन 1000 MBBS सीट्स हैं। हम लोग जब करके निकले थे तो पूरे MP छत्तीसगढ़ एक साथ था। हाँ। पूरे 6 कॉलेजेस में मिला के 700 सीट्स नहीं थी। अब आप सोच लीजिए कि कितना लेवल का। तो इसमें भी मुझे लगता है कि लेवल ऑफ एजुकेशन जो जा रहा है, वो हम लोग ने जो टाइम किया था बहुत अच्छा था। अब उसमें कोई कहीं ना कहीं लगाम लगाना ज़रूरी है, और लगाम नहीं लग रही है। आप स्टूडेंट्स तो कर लोगे, आप डॉक्टर्स तो बना लोगे, आप टीचर्स कहाँ से लाओगे? हाउ आर यू बीइंग टीचर्स? तो बहुत सारे लेक्चर हैं। तो डॉक्टरी पढ़ना अपने आप में मैं बोलूँगा IAS के पढ़ाई के इक्विवेलेंट है, और देर इज़ नो गोइंग बैक। हम एक बार MBBS बन गए तो हम कुछ और ऑल्टरनेटिव नहीं कर सकते। एटलीस्ट IAS में तो ये है कि आजकल अपन देखते हैं TVs में कि प्रिपेयर कर रहे हैं, कुछ ही लोगों का होता है सिलेक्शन। सेम रेशियो है डॉक्टर्स का भी, इतने लोग जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें कुछ लोग का होता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कहाँ है? जैसे MBBS 600 लोगों ने MBBS क्लियर किया है, उसके बाद वो स्पेशलाइजेशन में तो जाएगा। आज MBBS की वैल्यू आपको भी पता है कि बहुत नहीं है स्पेशलाइजेशन में जाने के लिए। तो वो जो 600 जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बचेगा, स्पेशलाइजेशन सीट सिर्फ 100 है। तो 1 in every 6 MBBS डॉक्टर इज गेटिंग स्पेशलाइजेशन। ये कितना बड़ा लेकिन ये कोई नहीं सोच पाता है। और ये 600 MBBS के लिए 6 लाख लोगों ने एग्जाम दिया। हाँ, 600 MBBS के लिए 60,000 लोगों ने एग्जाम लिया। 1:10 का रेशियो है। तो ऐसी टोटल नंबर ऑफ सीट्स आप कैलकुलेट करोगे तो 1:10 पहले MBBS बन रहे हैं, उसमें 1:6 फिर स्पेशलाइज कर रहे हैं, उसके बाद हम सुपर स्पेशलिस्ट करते हैं। उसके लिए भी एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। उसमें 1 in every 10th इज गेटिंग अ सुपर स्पेशलिटी। सो इट्स वेरी डिफिकल्ट। आपने प्रिपरेशन भी इतना लंबा टाइम किया है, कुछ टिप्स देना चाहेंगे? प्रिपरेशन तो मैं टिप एक ही चीज़ देना चाहूँगा, मैं पोस्ट MBBS टिप्स ज़्यादा देना चाहूँगा, क्योंकि आजकल कोचिंग सभी करते हैं। बट चेंज कहाँ हुआ है, पैटर्न कहाँ चेंज आया है? हम लोग सारी स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते थे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ MBBS। सारे सब्जेक्ट 19 या 20 सब्जेक्ट्स की सारी बुक्स हम लोग एकदम स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते थे। अब जो सिचुएशन आई है, अब लोग ना सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं। और फिर उसके बाद उसकी कोचिंग्स चल रही हैं, सब हो रहा है कि आप, मुझे ऐसा लगता है कि बीइंग MBBS, आपने MBBS अगर क्लियर कर लिया है, नीट क्लियर कर लिया है, तो आपको फिर आगे कोई पढ़ा नहीं सकता। आप खुद इतने सफिशिएंट हो कि आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो। अगर कोई आप टिप मांगना चाहेंगे तो मैं ये देना चाहूँगा कि आप अपनी सेल्फ स्टडी करो। आप इतने कॉम्पिटिटिव रहो कि आपसे कोई कॉम्पीट नहीं कर पाए। अपना एक क्वेश्चन बैंक बनाओ सारे सब्जेक्ट्स का। अपनी बेसिक्स ठीक रखो, थ्योरी ठीक रखो, प्रैक्टिकल ठीक रखो। अपना बेसिक्स में अगर कॉन्सेंट्रेट करोगे तो बहुत आगे तक जाओगे। डॉक्टर्स की लाइफ भी तो बहुत ऊपर नीचे होती है। हाँ, डॉक्टर्स की लाइफ भी बहुत ऊपर नीचे होती है। आप MBBS का उसमें फ़र्क पड़ जाता है कि आप प्रैक्टिस कहाँ करना चाहते हो। सबसे बड़ी बात, अगर आप मेट्रो में प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आपको अपने आप को एस्टैब्लिश करने में टाइम लगेगा। मैं जब आया हूँ यहाँ पे एज अ प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन, मुझे 5 साल लग गया लोगों को ये अवेयरनेस कराने में कि ये सर्जरीज अभी भी होती हैं यहाँ पे। अच्छा सर, ये भी होता है आपके यहाँ? अच्छा, ये भी होता है, हमको तो पता ही नहीं था ये होता है, हमको तो पता ही नहीं। हाँ, एग्जैक्टली। मैंने भी आपका वेबसाइट देखा। हाँ, तब मुझे पता चला इतनी सारी सर्जरीज होती है। 5 years मुझे लगा ये चीज़ एस्टेब्लिश करने में कि ये चीज़ें होती है। आपको एक फेथ बनाने में और 5 years लगता है। तो वो एक स्ट्रगल पीरियड। हम लोग 32-33 में तो क्वालिफाई होते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, अगर सुपर स्पेशलिटी या कुछ डिग्री लेके आ रहे हैं तो। जैसे MCH के बाद कुछ नहीं है पढ़ाई, ये मेरी हाईएस्ट डिग्री है जो मैं लेके आया हूँ। बट आई क्वालिफाइड MCH में, मैं 31 years old। उसके बाद मुझे अब 5 साल प्रैक्टिस में लगाना है, अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस करना है। और गवर्नमेंट में ये अंतर है कि गवर्नमेंट आपको रेडिली प्रैक्टिस तो मिल जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट के अपने बहुत सारे डिलेमास और लूप होल्स और सारी चीज़ें हैं। और गवर्नमेंट के प्रैक्टिस करने वाला डॉक्टर एक गवर्नमेंट के प्रैक्टिस वाला डॉक्टर ही बन जाता है। मेंटालिटी बहुत चेंज हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट सब चीज़ें टेकन फॉर ग्रांटेड लेके आते हैं कि उनका इलाज फ्री में होगा। क्या इलाज होगा, कैसा होगा, उनसे उनको मतलब नहीं है। और प्राइवेट में
जब आता है पेशेंट तो उसको ये रखता है कि उसको बेस्ट इलाज होना चाहिए, भले ही जो लगना लग जाए पर बेस्ट होना चाहिए, और इसलिए हम गवर्नमेंट नहीं गए, ऐसा हमको आके बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट में इलाज नहीं होता, और ऐसा नहीं है कि हर प्राइवेट में बहुत अच्छा इलाज होता है, लेकिन वो मिथ को दूर करने में बहुत समय लगेगा। उस चीज़ के लिए पेशेंट अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। तो स्ट्रगल है, बहुत स्ट्रगल है। डॉक्टर की लाइफ इज़ नॉट ईजी लाइफ। वो बस वो फॉरेन में ही या लोगों को ही दिखता है कि डॉक्टर बहुत ऐश करता है, बहुत पैसे कमाता है, बहुत आराम से रहता है। नहीं, एक पेशेंट भी अगर आपका ऑपरेट, मैं तो सर्जन हूँ ना, एक पेशेंट भी अगर मेरा कुछ कॉम्प्लिकेशन में आ जाता है तो रात को हम लोग सो नहीं सकते हैं, नींद खराब होती है, इमरजेंसी कॉल्स अटेंड करना पड़ते हैं। कभी कुछ रात को प्रॉब्लम आ गया, आपने सुबह सर्जरी किया, शाम को फ़ोन आ गया रिलेटिव का कि इसको ब्लीडिंग हो रही है, स्वेलिंग आ गया, आपको अटेंड करना पड़ेगा। सो यू कैन नॉट कीप योर फ़ोन ऑफ और आप निकल गए जैसे लोग निकलते हैं। मैं वेकेशंस में भी जाता हूँ तो भी मेरे को अपना फ़ोन ऑफ ऑन करके या फॉरवर्ड करके या किसी को हैंड ओवर दे के जाना पड़ता है। तो लाइफ तो बहुत टफ है, लाइफ इजी नहीं है। और आज की डेट में जब पेशेंट्स का फेथ कम होता जा रहा है, ये सब फालतू कारणों की वजह से। हम डॉक्टर्स ख़राब नहीं हैं, डॉक्टर जो जनरेशन्स में आ रहे हैं वो ख़राब नहीं है, और जो मेहनती डॉक्टर हैं वो ख़राब नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं ना कि कुछ ख़राब लोगों की वजह से पूरा प्रोफेशन बदनाम हो रहा है। तो वो भी हमको फेस करना पड़ता है, अपने पेशेंट्स के लिए फ़ाइट करना पड़ता है। अगर मैं बोल दूं कि आप पार्लर नहीं जाओ, आप सही जगह नहीं गए हो, तो भी पेशेंट ऑफेंड हो जाते हैं। हमको मेंटालिटी समझना पड़ता है पेशेंट। तो आपको क्या लगता है ये सब कैसे सुधरेगा? दोनों वे में सुधारना पड़ेगा। हमको भी इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। जैसे मैं अभी एक अपने इंस्टाग्राम चैनल में वो किया हूँ, चूज़ द राइट डॉक्टर, मतलब सही डॉक्टर को चुनो। मैं जो मेरे दिमाग में टिप्स आती है मैं बोलता हूँ। और पेशेंट्स को भी सुधरना पड़ेगा, पेशेंट को भी एजुकेट होना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा इंटरनेट डिपेंडेंट भी नहीं होना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा दूसरे लोगों पे डिपेंडेंट नहीं होना पड़ेगा। छत्तीसगढ़ का एग्जांपल देता हूँ मैं। छत्तीसगढ़ में 3 मेन सिटीज़ आप बोलते हैं, उसके बाद भी हैं सिटीज़, अंबिकापुर है, रायगढ़ है, सब जगह है, पर वो मेन सिटी, वहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ बहुत एडवांस नहीं है जितनी दुर्ग, भिलाई, रायपुर में है, बिलासपुर में है। सबको यहीं आ रहे हैं। अब क्या हो रहा है कि पेशेंट पहले अपने लोकल डॉक्टर को दिखाएगा, अब वो लोकल डॉक्टर कम क्वालिफाइड है, वो फिर कोई पहचान के डॉक्टर को दिखाएगा, और फिर वो कोई थर्ड पहचान के डॉक्टर को दिखाएगा। रेफरेंसेस और रेफरेंसेस में चीज़ें बहुत ख़राब हो रही हैं। ये रेफरेंसेस बंद करना पड़ेगा। पेशेंट को खुद पता करना पड़ेगा कि हमको बेस्ट डॉक्टर कौन है, इस चीज़ के लिए कौन डॉक्टर है, भले ही आप 3 जगह दिखाओ। फिर सेकंड ओपिनियन एक चीज़ आती है, एक हम लोग बोलते हैं, मतलब 3 जगह पेशेंट दिखा के उनको उनकी मन की सुनने की जो आदत हो गई है वो चीज़ को भी दूर करना पड़ेगा। तो सेकंड ओपिनियन भी ले रहे हैं। तो अब बहुत बार मेरे पास जैसे कोई बर्न सर्जरी कराने आया, दूसरी बार वो जाएगा तो कोई एक छोटे हॉस्पिटल में दिखा देगा, बोलेगा, कोई उसको बोल देगा सर्जरी की ज़रूरत नहीं है, तो वो ओपिनियन को ज़्यादा बैठाएगा। वो ये नहीं देख रहा है कि अगर उसको सेकंड ओपिनियन भी लेना है तो अगर वो प्लास्टिक सर्जन को दिखाए तो कोई सेकंड प्लास्टिक सर्जन से ही लेना। Yes. अगर वो ओपिनियन डिफरेंट कर रहा है तो दैट इज़ अ डिफरेंट मैटर। पर यहाँ पे अवेयरनेस की बहुत कमी है। तो पेशेंट्स को भी बहुत चूज़ करना पड़ेगा, अपने डॉक्टर्स को बहुत अच्छे से चूज़ करना पड़ेगा और अवेयर होकर चूज़ करना पड़ेगा। गाँव के पेशेंट बहुत कम एजुकेटेड रहते हैं, उनको मतलब ही नहीं रहता, उनको किसी ने हॉस्पिटल का नाम बताया होता है, बस उनको कोई मतलब नहीं। और ये कॉर्पोरेट कल्चर आने से, मल्टीपल हॉस्पिटल्स खुलने से, स्कीम्स में बहुत सारे प्रॉब्लम्स होने से, जिसमें मैं बात करूँगा, ये प्रॉब्लम हो गया है कि सबको हॉस्पिटल चलाना है ना, और फिर पेशेंट्स को लगने लगेगा कि डॉक्टर लूट रहे हैं। भाई आप एक चीज़ समझिए, मैं अगर 4 इन्वेस्टिगेशन लिख रहा हूँ तो मैं आपके बेनिफिट के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि 2 कारण है उसके। एक तो मैं कोई लिटिगेशन में फंसना नहीं चाहता हूँ। कल की डेट में अगर मैंने कुछ मिस कर दिया और आपने क्लेम कर दिया तो रिजल्ट मेरे अगेंस्ट ही आएगा। इसलिए मैं एक इन्वेस्टिगेशन ज़्यादा लिखता हूँ। उससे ये मतलब उसका मतलब ये नहीं हुआ कि मेरे को आपके पैसे खर्चा कराने हैं। मेरे ऊपर भी कुछ ऑब्लिगेशंस हैं जो मुझे पूरे करने हैं। प्लस आपको ये लगता है कि हॉस्पिटल भी लूटता है, तो एक हॉस्पिटल बनाने में कितनी मेहनत लगती है वो उस पर आप लुकआउट करें। और रन करने में अगर आप किसान हो, आपके अगर गवर्नमेंट ने 120 रुपीज़ में धान खरीदी किया तो आप लोग आंदोलन कर देते हो कि ये तो कम है। जैसे ही उसको गवर्नमेंट ने 240 कर दिया आप लोग हैप्पी हो। तो सेम हमारे हॉस्पिटल के साथ भी रनिंग कॉस्ट होता है। एक हॉस्पिटल बनाने का कॉस्ट आता है, हॉस्पिटल में स्टाफ मेंटेन करने का कॉस्ट आता है, ओटी रन करने का कॉस्ट आता है, आईसीयू रन करने का कॉस्ट आता है, मेडिकेशंस का कॉस्ट आता है, मेंटेनेंस लगता है, एएमसी, सीएमसी, इतने खर्चे हैं। तो कहीं ना कहीं तो हमको एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, रेट्स का मेंटेन करना पड़ेगा। तो आप ये नहीं बोल सकते कि हम लूटते हैं। बट आपको नहीं लगता कि
हॉस्पिटल्स के प्राइजेस में भी एक रेगुलरिटी आनी चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। पर उसमें बहुत बड़ा लैक्यूना गवर्नमेंट की तरफ से भी है। गवर्नमेंट की स्कीम्स में मैं अपनी प्लास्टिक सर्जरी में ही, जैसे आयुष्मान भारत अभी आप सुने होंगे, हाँ। मेरे पास फ़ोन आते हैं कि ये चीज़ का इलाज हो जाएगा क्या, तो मैं बोलता हूँ हाँ हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन जो मेरे से पेशेंट पूछते हैं, आयुष्मान भारत में हो जाएगा क्या, फिर मुझे सोचना पड़ता है कि क्या है को, जैसे तो प्लास्टिक में ही मैं बोलूँगा कुछ कोड्स दिए ही नहीं गए हैं। कॉस्मेटिक सर्जरी तो आउट ऑफ क्वेश्चन हो जाती है, क्योंकि अच्छा दिखना उसको एज अ जरूरी इलाज नेसेसिटी नहीं मानती गवर्नमेंट। पर ठीक है, दैट इज़ अ सेकेंड थिंग टू टॉक अबाउट। प्राइमरीली जो चीज़ नेसेसिटी है उसके भी कोड्स बहुत कम हैं, किसी के कोड्स बहुत कम है, किसी के एक्स्ट्रा कोड्स हैं। अब जैसे एग्जांपल दूंगा, बीच में गवर्नमेंट ने कैटरेक्ट सर्जरीज को हटा दिया आयुष्मान भारत से, आई की। क्यों हटा दिया? उसका कारण जो आईज पे हाँ होती है। क्यों हटा दिया? क्योंकि इतने ज़्यादा कैटरेक्ट सर्जरीज लोग कर रहे थे उस स्कीम में, उन्होंने इतना पैसा डाल दिया था कि फिर जब पैसा देने की बात है तो हटा दिया, क्योंकि रैंडमली कैटरेक्ट हो रहा था, जो अनइंडिकेटेड नहीं है वो भी हो रहे हैं। ऐसे मेल प्रैक्टिस होती है, मैं ये नहीं बोलता नहीं होती, बट उसमें रेगुलेशन कौन लगाएगा? हम तो नहीं लगा सकते ना, स्कीम आप ही लेके आए हैं। जैसे कुछ में फेशियल फ्रैक्चर्स के होते हैं, बात करो जैसे जबड़ा टूट जाता है, जबड़ा टूटने का जो पैकेज है, अब आप देखेंगे आयुष्मान में तो कुछ हार्डली 12-15,000 का पैकेज है, उसमें सब इंक्लूड करना है। आदमी सीटी स्कैन करा रहा है, इन्वेस्टिगेट करा रहा है, ऑपरेट हो रहा है, एनेस्थीसिया में ऑपरेट हो रहा है और उसका डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज मेडिकेशन के साथ। आपको लगता है 12,000 में पॉसिबल है? 12,000 में तो आज के डेट में नॉर्मल सर्जरीज भी नहीं होती, तो हम कैसे करेंगे? तो उसके लिए एक बैठ के वो करना पड़ेगा, हमको डिसाइड करना पड़ेगा कि हम रेट्स क्या रखें। इसलिए प्राइवेट हॉस्पिटल शुड बी फ्री टू चूज़ देयर रेट। आपको जम रहा है तो कराओ। मैं तो आजकल कई पेशेंट्स को बोल देता हूँ, आपको ठीक लग रहा है तो आप कराइए, आपको लग रहा है कि आपका कहीं कम में अच्छा इलाज हो गया तो आप मोस्ट वेलकम हो। मैं आपको रोकने के लिए इंसिस्ट नहीं करूँगा, पर मेरे से जो लेवल बन सकता है मैं वो कर पाऊँगा, और मैं से जिस उसमें प्राइवेट प्रैक्टिशनर हूँ करके जिस रेट में बन सकता है उतना मैं कर पाऊँगा, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मेरे को भी तो अपना कॉस्ट कंसिडरेशन वगैरह सब देखना पड़ेगा। हम लोग आज प्राइवेट हॉस्पिटल्स में एक मैनेजर अपॉइंट कर रहे हैं कि वो सारे एक्सपेंसेस देखे, सारी चीज़ें देखें। आपको पता है, आपने सुना होगा ये चीज़, आप ये उसमें देखते होंगे, बिल्डिंग्स में, कॉर्पोरेट ऑफिसेज में देखते होंगे मैनेजर रहते हैं फ्लोर में। आजकल हॉस्पिटल्स में फ्लोर मैनेजर है। इसमें तो बहुत लंबा डिस्कशन चल सकता है, इसके लिए हम अगला पॉडकास्ट फिर से करेंगे। हाँ, तो ये तो हो गई हॉस्पिटल की बात। अब पेशेंट डॉक्टर रिलेशन के बारे में भी बात कर लेते हैं हम लोग। हाँ। क्या पेशेंट को अभी बहुत ट्रस्ट है डॉक्टर्स पे? बहुत डाइसी क्वेश्चन है। नहीं, मैं इसका जवाब एक लाइन में दूंगा कि नहीं, बहुत ट्रस्ट नहीं है डॉक्टर्स पे, और उसके पीछे बहुत सारे रीजंस हैं। जो एक मेन रीज़न है कि एक कमर्शियल प्रैक्टिस, कॉर्पोरेट कल्चर के आने से हम भी ट्रस्ट डेवलप नहीं कर पा रहे हैं पेशेंट्स पे, और पेशेंट्स भी आजकल सोशल मीडिया पे ज़्यादा बिलीव करके और डॉक्टर्स पे कम बिलीव कर रहे हैं। उसके लिए ज़रूरी है ट्रस्ट को वापस रीडेवलप करना पड़ेगा, और हम दोनों साइड से मेहनत करनी पड़ेगी। ट्रस्ट की बात करें तो पेशेंट को एक्सपेक्टेशंस भी बहुत है आज की डेट में डॉक्टर्स से, और एक्सपेक्टेशन का भी लेवल है। कुछ लोगों को लगेगा कि रायपुर में तो ये हो नहीं सकता, हम बॉम्बे जाके कराएंगे तो अच्छा होगा, हम दिल्ली जाके कराएंगे तो अच्छा होगा। तो ये ट्रस्ट इशू सेम चीज़ सिटी, छोटे सिटीज़ में हम कोरबा में नहीं कराएंगे, हम रायपुर में कराएंगे, और रायपुर वाले मुंबई में कराएंगे। आप ये देखिए ना, मैं खुद बॉम्बे से पढ़ा हूँ, आई एम प्रैक्टिसिंग इन भिलाई इन स्पाइट ऑफ स्टडिंग इन मुंबई। तो क्वालिफाइड तो मैं उतना ही हूँ ना जितना कि, और मैं जो चीज़ कर सकता हूँ वही आपको बताऊँगा। तो ऐसा क्या बॉम्बे में हो जाएगा जो आपको नहीं होगा? अब क्या हो गया है, पेशेंट्स आते हैं, वो देखते हैं सेटअप अच्छा है कि नहीं, डॉक्टर का क्लिनिक अच्छा है कि नहीं, हॉस्पिटल कलर अच्छा है कि नहीं, क्लास नहीं बोल रहा हूँ, मिडिल क्लास भी, हॉस्पिटल सेटअप अच्छा है, स्टाफ अच्छा है कि नहीं, रिसेप्शन अच्छा है कि नहीं, कोई ब्रांड्स की बात हो गई। तो हम लोग सबसे ज़्यादा हैप्पी कौन से पेशेंट से रहते हैं आपको बता रहा हूँ। अब 10 साल हो गया प्रैक्टिस करते, अब मेरे पास जब पेशेंट आता है ना, बोलते हैं कि हमको ये पेशेंट ने भेजा था, बोला यहीं जाना, यहीं सर्जरी होगी, दैट मेक्स मी मोस्ट हैप्पी, क्योंकि वो एक कॉन्फिडेंस के साथ आता है। आपको जो करना है डॉक्टर साहब आप करिए, हमको पता है आप अच्छा ही करेंगे, आपने उसके साथ अच्छा किया था, हमारे साथ खराब कैसे करेंगे? तो एक हैप्पी पेशेंट ही ना एक दूसरे पेशेंट जो टू बी पेशेंट है उसको विश्वास दिला सका। तो मैं यही बोलता हूँ, अगर आप आपके ट्रीटमेंट से खुश हो तो आपके एरिया में 4 जगह बताओ कि ये ट्रीटमेंट यहाँ होता है, क्योंकि बहुत लोग तो अवेयर ही नहीं होते। बहुत लोग बताते हैं कि हम आपके पास जैसे हेयर ट्रांसप्लांट करा के गए,
फिर कोई पड़ोसी पूछता है कि कहाँ से कराया, तो बोले हम भिलाई से कराया, मैं ये डॉक्टर के पास, डॉक्टर दीपक के पास से कराया। अब बोलते हैं अरे वहाँ भी होता है, हम तो बॉम्बे से करा के लाए। तो अब मैं एक इनिशिएटिव लेता हूँ, पेशेंट को बोलता हूँ कि आप 10 जगह अगर आप खुश हो तो आप बताओ, आप दुखी हो तो भी आप बताओ कि यहाँ पे इलाज चाहिए ना। आप में से क्वेश्चन कर सकते हो, यू हैव द राइट टू आस्क मी एवरी क्वेश्चन, बट आप 10 लाख बताओगे और वो एक फेथ से आएंगे, वही हमारा कॉन्फिडेंस वापस बिल्डअप कर पाएंगे। तो इसका एक रीज़न कम्युनिकेशन गैप भी है, बहुत बड़ा रीज़न है कम्युनिकेशन गैप। कैसे उसको फिल कर सकते हैं? हमको भी ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा पेशेंट्स को, हमको भी समझाना पड़ेगा। आज की पेशेंट को समझाने में बहुत डिफरेंस आ गया है। एक शहर के पेशेंट को समझाने में मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि मैं कुछ चीज़ में वो पैदा कर रहा हूँ, रिफ्ट पैदा कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ। बट गांव का पेशेंट आता है, वो एक बहुत अच्छे फेथ के साथ आता है, एंड बहुत, हम लोग उसको ईजी पेशेंट्स बोलते हैं। उनको एक बार में समझा दो, उनको एक तो ज़्यादा चीज़ समझती नहीं है, मेडिकल फील्ड के बारे में ज़्यादा वो पता नहीं है, इंटरनेट वगैरह भी ज़्यादा नहीं देखते हैं। इंटरनेट में क्या हो गया है कि 10 अच्छी चीज़ें बताती है तो एक ख़राब चीज़ बताती है, आदमी ख़राब चीज़ को ही दिमाग में बैठा के वही बैठता वायरल है, हो जाती है, वही वायरल हो जाती है कि ये कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। एवरी सर्जिकल केस, कोई भी सर्जरी हो, चाहे एक छोटा सा नाखून निकालना क्यों ना हो, चाहे एक छोटा सा स्कार रिविजन क्यों ना हो, चाहे एक छोटा सा स्टिच मारना क्यों ना हो, कि 1 से 2% कॉम्प्लिकेशन रेट रहते हैं। अब वो 1 से 2% किस में हो रहे हैं हम नहीं बता सकते ना। सो वो चीज़ आप एक शहर वाले पेशेंट को समझाओगे तो वो 1 से 2% कॉम्प्लिकेशन रेट को पकड़ के बैठेगा, ये आपने क्यों कंसेंट लिया हमसे, गांव वाला नहीं लेगा। तो पेशेंट्स को भी थोड़ा ईज होना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको। और ट्रस्ट करने के लिए ज़रूरी है कि आप डॉक्टर का क्वालिफिकेशन देखो, आप उसका व्यवहार देखो, आप हॉस्पिटल मत देखो। बट कैसे देखेगा वो, अगर कोई मिलो पेशेंट ना, आ रहा है? आप मिलने से ही कतरा रहे हो, आप डॉक्टर के पास आने से ही कतरा रहे हो। बट डॉक्टर्स मिलते भी नहीं है इजीली, नहीं मिलते। अब जो अच्छे डॉक्टर्स हैं ना, आपको हमेशा मिलेंगे। आपको एक फील गुड आना चाहिए एक डॉक्टर के पास निकल के। अगर आपको फील गुड नहीं आ रहा है तो मैं बोलूँगा आप मत कराओ हमसे इलाज, क्योंकि हम लोग भी मानते हैं एक हम अच्छे मूड से सर्जरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप मेरे से सर्जरी के पहले 5 ऐसे सवाल पूछोगे जिसका कोई रिलेवेंस नहीं है, मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना, मैं पूरी तरह से ठीक तो हो जाऊंगा ना, मेरा ये तो नहीं होगा ना, ऐसा नहीं होगा ना, तो मैं एक एक्स्ट्रा कॉन्शियस होकर भी सर्जरी करूंगा और मेरा दिमाग शांत भी नहीं रहेगा कि यार ये फंस हो सकता है। पर अगर वो पेशेंट बोलेगा डॉक्टर साहब आप कर दीजिए, जो बेस्ट होगा वो करिएगा, तो मैं एक बहुत अच्छे मूड से करूँगा, एक अच्छे वाइब से करूँगा। तो और मैं आपको बता रहा हूँ, नो डाउट वो सर्जरी ज़्यादा अच्छा हो। हाँ ऐसा होता है, होता है, बिल्कुल होता है। वो कोई मेडिसिन वाला डॉक्टर भी अगर ट्रीट कर रहा है कि मेरे को इसको ठीक करना ही है, तो वो पेशेंट ज़रूर ठीक होगा। पर किसी का विल पावर है कि मैं तो ठीक ही नहीं हो रहा, मैंने इतनी दवा खा ली, हमारा भी मूड ख़राब होता है, अरे यार क्या करें अब इसका, ऐसा हो जाता है। तो ये आपको बैठो, आप आओ मेरे पास, आप मेरे से सवाल पूछो, आपको अच्छी फील आ रही है ना तो ये आप मेरे पास ट्रीटमेंट करनी करो, आपको अच्छी फील नहीं आ रही आप मत करो, मैं आपको कंपल्सरी नहीं कर सकता हूँ। हॉस्पिटल्स में क्या हो गया है आजकल पेशेंट पहले हॉस्पिटल आते हैं, अरे बहुत बड़ा हॉस्पिटल खुल गया है, हम दिखा के आते हैं। वहाँ कौन डॉक्टर बैठा है उनको मतलब नहीं है, कौन क्या बैठा है उसे मतलब नहीं है। अब वो दिखा रहे हैं और उनको फील गुड नहीं आ रहा है, लेकिन हॉस्पिटल का फील गुड आ रहा है, वो करा रहे हैं और फिर बाद में सेटिस्फाइड निकल रहे हैं, वो गलत है ना। मैं ये बोलता हूँ, इसलिए आपको बोलता हूँ कि आप डॉक्टर को बस सही चुनिए। आपको डॉक्टर के पास से अच्छी फीलिंग आ रही है तो आप आगे ट्रीटमेंट कंटिन्यू कराओ, भले वो कहीं पे भी कर रहा हो, भले वो एक कोने में बैठ के ला। इसलिए तो आजकल आप सुने होंगे ना कि कितने प्रैक्टिशनर जो MBBS करके गांव में बैठ के प्रैक्टिस करते हैं, वो 300-400 पेशेंट्स के, उनको फेथ है, पेशेंट्स को फेथ है उस डॉक्टर पे कि उसके। मेरे फादर आज 34 ईयर से प्रैक्टिस कर रहे हैं, 35 ईयर्स हो गया है। अब उनके पास कौन कौन से गांव से पेशेंट आते हैं मैं बता देता। फादर जब शुरू में तो क्वालिफाइड बहुत कम थे, तो कभी इंसुलिन वगैरह के लिए, पापा आजकल डायबिटीज़ वगैरह के लिए दवा देते हैं। डॉक्टर साहब आप ही की दवा से हम ठीक होते हैं। अच्छा नहीं होते हैं, बहुत सारे पेशेंट होते हैं जो भगवान मानते हैं डॉक्टर्स को। आप भगवान भी मत मानो, लेकिन आपको अगर फील गुड आ रही है तो ये आप कराओ इलाज। मैं इनफैक्ट मेरे फादर बोल देते हैं कि और अच्छे डॉक्टर नहीं आप जो दोगे हम ठीक है, अगर नहीं होगे ठीक, आप जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे। ऐसे पेशेंट्स ना बहुत हम लोग को कॉन्फिडेंस में हमारा बहुत बूस्टअप करते हैं। और जब ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हो तो ब्रांड ना देखो, डॉक्टर्स को देखो। हाँ, आपको मैं अपने फ्रेंड्स को भी यही बोलता हूँ,
मेरे फ्रेंड्स तो सब अलग अलग सेक्टर्स में हैं, बहुत सारे बिजनेस वाले हैं यार। पूछते हैं कि दीपक कैसे हम क्या करें अगर हमको किसी को दिखाना हो, तो बोला आप मेरे से पूछो ना, मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा कि कौन बेस्ट है, यहाँ पे बेस्ट है कि नहीं, आपको कहीं बाहर जाके दिखाना है क्या। आप मेरे से ये सवाल मत पूछो यार यहाँ दिखाएं कि बॉम्बे में दिखाएं। मैं आपको रिसेंटली एग्जांपल देता हूँ, एक मतलब आउट ऑफ माय फील्ड है। मेरे एक फ्रेंड है, स्कूलमेट थी वो, शी इज़ मैरिड एल्सवेयर, उनके मम्मी पापा यहीं पे है। तो उनकी मम्मी का एक गायनेक सर्जरी होना था, तो शी कंसल्टेड मी। उन्होंने बैंगलोर दिखा दिया, ये दिखा दिया वो। मैं क्यों दिखा रहे हो, मैं गायनेक सर्जरी नहीं करता, बट मेरा वन ऑफ माई फ्रेंड इज़ अ गायनेकोलॉजिस्ट, सर्जन गायनेकोलॉजिस्ट, वो करता है, आप उससे करा लो। उससे भिलाई में हो जाएगा। बोला हाँ हो जाएगा, आप दिखा दो, मैं बता देता हूँ। आई कॉल्ड हिम, उन्होंने दिखाया। आप मानोगे नहीं, 4 दिन तक मुझे थैंक यू बोलते रहे, उनको पता ही नहीं था कि भिलाई में ये चीज़ होती है। तो ये फेथ होना एक ज़रूरी है ना। आप मेरे को हम डॉक्टर से पूछो कि कौन बेस्ट है, हम आपको गलत सलाह नहीं देंगे। डू यू फील कि इस पर्सपेक्टिव को हम सोशल मीडिया से भी ठीक कर सकते हैं? इस पर्सपेक्टिव को सोशल मीडिया से ही ठीक कर सकते हैं, और कोई अभी मोड नहीं रह गया है कि ठीक करे। मैं पेपर में इंटरव्यू दे दूंगा तो हार्डली 4 लोग पढ़ेंगे, पर सोशल मीडिया का अगर वो होंगे ना, आजकल सोशल मीडिया ऐसा हो गया ना कि कुछ भी चीज़ हो रही है उसका एक रील निकल रहा है, और वो रील अगर लोगों को पसंद आ रहा है तो वो फॉरवर्ड। तो सोशल मीडिया इज़ द बेस्ट वे कि हम उसको ठीक कर सकते हैं, इस पर्सपेक्टिव को ठीक करने के लिए। इसलिए मैंने सोशल मीडिया में ही ये वो चलाया है कि चूज़ द राइट डॉक्टर। बाकी डॉक्टर्स को आप क्या सलाह देना चाहेंगे? बाकी डॉक्टर्स को मैं ये सलाह दूंगा कि आपको प्रैक्टिस करने के लिए भी बहुत मेहनत करना पड़ेगा, मतलब आपको एक सेट होने के लिए भी बहुत मेहनत पड़ेगा। एंड पेशेंट कॉन्फिडेंशियलिटी और फिर से बोलूँगा, बाकी डॉक्टर्स के लिए ये बोलूँगा कि पेशेंट का कॉन्फिडेंस आप पे होना इज़ द अटमोस्ट थिंग जिसको आपको इम्पोर्टेंस देना चाहिए। बाकी सब चीज़ें को साइड में छोड़ेगी कि मेरा हॉस्पिटल चलेगा कि नहीं चलेगा, मेरी प्रैक्टिस चलेगी कि नहीं। हैं वरीड, हम लोग डॉक्टर्स हैं वरीड कि हमारी प्रैक्टिस चलेगी कि नहीं चलेगी, ये सब चीज़ें, बट वो सब चीज़ें साइड लाइन है। आप जो बेसिक जो पढ़े हैं ना, आपका बेसिक ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि वी आर फॉर द पेशेंट्स, वी आर डीलिंग विद लाइव्स, वी आर डीलिंग विद लाइव टिश्यूज़, सो वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस। आपके प्रोफेशन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। कुछ कहानियाँ बताइए जो जब आप दुर्ग में क्लिनिक खोल चुके हैं, फिर कुछ ऐसे केसेस आए हैं जो आपको याद होंगे। हमारे प्लास्टिक सर्जरी की एक अच्छी खास बात यह है कि बहुत इंटरेस्टिंग केसेस होते हैं प्लास्टिक सर्जरी में। देयर आर 20,000 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्जरीज। 2-4 एग्जांपल मैं बताऊंगा। जैसे एक पेशेंट मेरे पास आया, वो आया था, उसका ट्रक के ऊपर से पैर चला गया था, तो क्रश हो गया था बहुत बुरी तरह से ही। वो 2 हॉस्पिटल्स में गया, तो छोटे हॉस्पिटल्स में गया होगा, वहाँ पे किसी ने एडवाइस कर दी कि पैर को काटना पड़ेगा। फिर वो कहीं से उसके पेरेंट्स काफ़ी रिलक्टेंट थे, 12-13 ईयर्स की चाइल्ड थी, तो पेरेंट्स काफ़ी रिलक्टेंट थे कि नहीं हम कोशिश करेंगे। मेरे पास आए, मुझे नहीं पता था कि वो 2 जगह से अलग ओपिनियन लेके आए। मैंने पेशेंट को देखा, मैंने बोला मैं पूरा ट्राई करूँगा और मेरे को ऐसे चांस लगता है कि पैर बच जाएगा, तो बोले आपको ट्राई करिए। आज वो लड़की अब 17 साल की हो गई है, शी इज़ सेलेक्टेड फॉर अ जॉब एंड शी इज़ डूइंग वॉकिंग विद द सेम लेग, तो वो बहुत सेटिस्फेक्शन देता है। वैसे ही किसी को ये नहीं पता, एक पुलिस वाला था, अच्छा, उसका कुछ एक्सीडेंट में अंगूठा अलग हो गया था, अलग मतलब अलग, वो एक हाथ में अंगूठा लेके आया था और दूसरे हाथ में हाथ लेके आया था, तो थोड़ा क्रश भी था। तो मेरे पास आया पता करते हुए कि प्लास्टिक सर्जन जोड़ते हैं, ऐसा सुना है। उनके एसपी ने ऐसे मेरी बात हुई, जो सुपरिटेंडेंट पुलिस है, वो कांस्टेबल था। वो बोला तुम क्या चाहते हो, मैंने पूछा, तो बोला कि मेरे को वापस गन चलाना है, मैं राइट हैंडी हूँ, मेरे को वापस गन चलाना है और उसको होल्ड करने के लिए मेरे को अंगूठा बहुत ज़रूरी है। तो मैंने एसपी से बात की, मैंने उनको बताया कि 15% से 20% से चांसेस है कि हम इसको जोड़ लेंगे, बाकी क्रश कंपोनेंट और वो सब देखते हुए एक क्राइटेरिया के हिसाब से 80% चांस है कि नहीं बचेगा। एसपी ने मुझे बोला कि सर डॉक्टर साहब 5% भी चांस हो ना तो आप ट्राई लीजिए। सो हमने ट्राई किया, 4 आवर्स से वो सर्जरी चली, आज वो गन चला रहा है। 3 years डाउन द लाइन वो वापस अपने उसमें पोस्ट में है एंड ही इज ड्राइविंग गन। तो ऐसे पेशेंट्स बहुत रेयरली हमको वो करते हैं, और आज भी आता है वो अपने उसका जो गांव में जो लोकल है वो मिठाई लेके आता है, बता मैं बोला मैं नहीं खाता मिठाई, तो पता नहीं खिलाऊंगा। फिर एक और अच्छा केस है, सिंपल केस था। एक फीमेल थी, वो एयर होस्टेस बनना चाह रही थी, तो उनके एग्ज़ाम्स हो, उनके कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, उनके चेहरे पे 3-4 स्कार्स थे।
तो शी केम टू मी एंड सेड कि मेरे को स्कार्स रिमूव करने हैं। बड़े बड़े स्कार्स थे, अलग अलग टाइप के स्कार्स थे। तो मैंने कहा कि स्कार आपके रिमूव तो नहीं होंगे, बट आई कैन मेक श्योर कि स्कार एकदम पतली लाइन के जैसे दिखें। आप कहीं भी जाओ, उन्होंने डॉक्टर साहब आप गायब कर दीजिए। मैं कहाँ गायब हो सकते हैं? मैं बोला आप कहीं भी जाओगे दुनिया में गायब नहीं हो पाएंगे। हाँ, बट जो रिज़ल्ट मैं दे सकता हूँ मैं बेस्ट आपको दूंगा कि आपको मिनिमल दिखे वो स्कार। एक्सेप्ट करी एंड 6 मंथ्स चला उसका ट्रीटमेंट। अलग अलग प्रोसीजर्स करके हमने उसको स्कार्स को बहुत मिनिमाइज़ किया। आज वो एयर होस्टेस है, इंटरनेशनल उसमें फ्लाई कर रही है। सो ऐसे बहुत सारे हैं छोटे छोटे इंसिडेंट। हमारे पास वैरायटी बहुत है, क्योंकि मैं बोला ना हेड टू टोट हम लोग काम करते हैं, तो वैरायटी ऑफ बहुत पेशेंट्स आते हैं। बहुत किस्से हैं, बहुत कहानियाँ हैं जो आपको एक सेटिस्फेक्शन देते हैं और आपको एक फील गुड वाली फीलिंग देते हैं कि नहीं आप ठीक कर रहे हो। अब हेयर ट्रांसप्लांट जो है ना अभी काफ़ी ट्रेंड पे है। 3 साल पहले एक भी बंदा नहीं दिखता था और आजकल आसपास में बहुत सारे लोग दिखते हैं। क्या क्या प्रिकॉशंस और पोस्ट कॉशन हम लोगों को लेने चाहिए इसके लिए? सबसे मेजर प्रिकॉशन आपको लेना चाहिए कि आपको सबसे पहले अच्छा डॉक्टर चूज़ करना चाहिए। आपने वो वो न्यूज़ कितनी वायरल हुई थी कि एक हेयर ट्रांसप्लांट का पेशेंट मर गया, कर्नाटका या कहीं की न्यूज़ थी। किसी ने उसका बैकग्राउंड नहीं चेक किया कि उसने एक सैलून में कराया था हेयर ट्रांसप्लांट। सैलून वाले भी करते नहीं, क्वालिफाइड नहीं है पर करते हैं। सबको अपना बिजनेस में बोला ना, एक मिनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बढ़ गई है। फिर हेयर ट्रांसप्लांट के पहले आजकल फ़ोन आते हैं PRPs, आपने सुना होगा PRP थेरेपी। मतलब एक होती है, अब हम ब्लड निकाल के PRP सेपरेट करके स्टेम सेल इंजेक्ट करते हैं। बोलते हैं हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करा के हम PRP कराएंगे, ऐसा। तो हमको समझाना पड़ेगा। आपको अगर फ़ोन करके कोई पेशेंट बोलेगा कि आज सपोज आप डॉक्टर हो, आपको बोलेगा कि डॉक्टर साहब आप PRP करते हैं क्या, आप क्या जवाब दोगे? करता हूँ। अगर मैं कर रहा हूँ तो वो आइडियली ये राइट क्वेश्चन है या राइट आंसर है? क्या क्वेश्चन ही राइट नहीं है तो आंसर कहाँ से राइट है? क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि डॉक्टर PRP के क्या इंडिकेशन है और PRP हमको कराना चाहिए कि नहीं, तो मैं आपको आंसर दूंगा ना। तो हेयर ट्रांसप्लांट में भी वही है। हेयर ट्रांसप्लांट एकदम आप एंड स्टेज में आओगे तो हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल नहीं होता। हेयर ट्रांसप्लांट से आप एक्सपेक्ट करोगे कि आपके एकदम नेचुरल पहले जैसे बाल आ जाएं तो नहीं होता। हेयर ट्रांसप्लांट प्रोसीजर ही वो है कि हम आपके ही बाल निकाल के दूसरी जगह जहाँ पे लैकिंग है वहाँ डाल रहे हैं। सो हमको रिजल्ट्स पहले से बताने पड़ते हैं। हमको बताना पड़ता है कि आप ये रिजल्ट्स आ गए, और है सिंपल प्रोसीजर बट इट शुड ऑल्सो बी मॉनिटर्ड वेरी नाइसली। अंडर OT में अंडर ऑल इट्स अ सर्जिकल प्रोसीजर, बेसिकली एक सर्जरी है। डर्मेटो सर्जरी बोल लो आप, ये बोलो। और तो कॉन्शियसली और पूरी टीम के साथ करना चाहिए। और बाद में क्या क्या? बाद में ज़्यादा प्रिकॉशन, 3rd डे से तो शैम्पूइंग वगैरह बोल देते हैं। एंड बस थोड़े दिन तक जब तक वो ग्रो नहीं करते हेयर्स को तब तक हम लोग कैप लगा के और प्रोटेक्ट करने बोलते हैं। उसके बाद कुछ नहीं, आप जैसे रह रहे हो वैसे नॉर्मल अपनी जिंदगी रहे। बस रिजल्ट्स के लिए बोलते हैं कि यू हैव टू वेट फॉर 4 to 6 months, क्योंकि हेयर का साइकिल ही 120 डेज़ का होता है ना। सो 120 डेज़ में तो हेयर ग्रो नहीं करेगा, वो स्लीपिंग फेज में रहता है। तो अगर आप बोलोगे कि हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं मेरे 2 महीने बाल नहीं आए, वो भी एक नया चालू हो गया। क्योंकि ये कोई एक्सप्लेन नहीं करेगा, ये कोई टेक्नीशियन एक्सप्लेन नहीं करेगा, ये कोई डेंटिस्ट एक्सप्लेन नहीं करेगा, ये कोई BMS एक्सप्लेन नहीं करेगा, ये हम ही लोग एक्सप्लेन करते हैं। 6 months बाद आप रिजल्ट्स की बात करिए। उतना पेशेंस है तो ही आप कराओ, नहीं तो मत कराओ। ये चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। इमीडिएट कुछ चीज़ नहीं होती है। प्लास्टिक सर्जरी इज ऑल अबाउट पेशेंस फॉर द डॉक्टर एंड पेशेंस फॉर द पेशेंट। नाम ही पेशेंट है, ठीक है। और मैं आपका वेबसाइट चेक कर रहा था, तो ब्रेस्ट इन्हांसमेंट तो मैंने सुना था, ये रिडक्शन क्या होता है? आपको बड़ा आश्चर्य होगा ये सुन के कि ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरीज होती हैं वो ज़्यादा होती हैं हमारे इंडिया में, क्योंकि पर उसके लिए टैबू भी बहुत है। ब्रेस्ट रिडक्शन मतलब जिनके फीमेल्स के जिनके ब्रेस्ट साइज बहुत बड़ा होता है। अब रिडक्शन सर्जरीज के लिए कौन फीमेल्स पहले आती थी और कौन नहीं आती, पहले मैं इसमें थोड़ा सा जोर देना चाहूँगा। बहुत टैबू है अपने इधर पे कि ब्रेस्ट सर्जरीज होना, शादी के बाद होना। ड्रेस वेयर भी बहुत अलग है, साड़ी वेयर में बड़े ब्रेस्ट छुप जाते हैं, लेकिन कोई ये नहीं समझ पाता बड़े ब्रेस्ट की वजह से प्रॉब्लम बहुत आ जाते हैं। ब्रेस्ट रिडक्शन इज़ नॉट अ कॉस्मेटिक सर्जरी, अपने आप में वो एक नेसेसरी सर्जरी या रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी में आती है। क्योंकि ब्रेस्ट बड़े होने की वजह से एक तो फंगल इन्फेक्शन स्पेस में होना, दूसरा नेक पेन, स्पॉन्डिलोसिस का प्रॉब्लम, बैक पेन, झुक के चलना, आपको कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी में दिक्कत आना, ये सब चीज़ें होती हैं। तो रिडक्शन सर्जरी के बाद ये सब चीज़ें करेक्टेबल हैं।
इट इज़ अ करेक्शन सर्जरी मैं बोलूँगा। तो आप कॉन्शियस होने पहले कौन आते थे हमारे पास रिडक्शन के लिए, मोस्टली स्पोर्ट्स पर्सन जो होते थे, जो स्पोर्ट्स में थे, तो उनको काफ़ी हैम्पर होता था ना बड़े ब्रेस्ट होने की वजह से उनका स्पोर्ट्स में परफॉर्मेंस हैम्पर होता था। और बहुत सारे स्पोर्ट्समैन है जो रिडक्शन सर्जरी करने के बाद दे आर परफॉर्मिंग वेरी वेल। तो वैसे ही आजकल मिडिल क्लास लोगों में टैबू अगर हटा दें तो ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरीज बहुत सक्सेसफुल सर्जरीज होती हैं और उनके रिजल्ट्स आपके हेल्थ के लिए अच्छे हैं, नॉट फॉर योर आपके लुक के लिए अच्छे हैं, के लिए नहीं। हाँ, तो ये कॉमनली हो रही हैं। और ये टायर 2 सिटीज़ में मतलब मैं जैसे बोलूँगा दुर्ग, भिलाई, रायपुर, छत्तीसगढ़ की बात करूँगा, रिडक्शन ज़्यादा हो रहे हैं ब्रेस्ट एनहेंसमेंट से। वही मेट्रोज़ में उल्टा है। मेट्रोज़ में जनरली लोग जाते हैं मॉडलिंग और ये करियर परस्यू करने, तो वो लोग एनहेंसमेंट ज़्यादा करा रहे हैं, यहाँ रिडक्शन ज़्यादा होते हैं। उल्टा रिवर्स रेशियो है पूरा यहाँ पे। अब इस पे रेशियो की बात करेंगे तो मेल और फीमेल में सर्जरी के मतलब परसेंटेज कितने डिफरेंस होते हैं? 40 बोलूँगा मैं प्लास्टिक सर्जरी में, अगर कॉस्मेटिक में आप आएंगे। और वही अगर आप रिकन्स्ट्रक्टिव में आएंगे, मतलब कैंसर रिकन्स्ट्रक्शन, डायबिटिक फूट, वेरिकोज वेन, तो मैं 80-20 बोलूँगा, मतलब 80 मेल्स और 20% फीमेल्स, क्योंकि एक्सीडेंट्स भी मेल्स के ज़्यादा हो रहे हैं, वर्क प्लेस में भी मेल ज़्यादा हैं, फैक्ट्री इंड्यूस ट्रॉमा वगैरह, डायबिटीज़ भी मेल्स में थोड़ा हमको लगता है ज़्यादा है, कैंसर्स भी मेल्स में ज़्यादा होते हैं, तंबाकू वगैरह जो खाते हैं। तो यहाँ पे 80-20 बोलूँगा। ये मैं एक ब्रॉडली आपको बता रहा हूँ, ऐसे रेशियो जो हमको मिलता है प्रैक्टिस में वो बता रहा हूँ। पर कॉस्मेटिक में 60% फीमेल्स आती हैं, 40% मेल्स भी आ रहे हैं। किसी को अपना लिप ब्रॉड लग रहा है तो उसको छोटा कराना है, किसी को अपना फेस लाइन्स अच्छी नहीं लग रही हैं, बेली बड़ा हुआ है किसी का, छोटे छोटे सर्जरीज हैं, हैंड अपीयरेंस अच्छा नहीं लग रहा है, वो सब कराने आते हैं। गायनेकोमेस्टिया जैसे मैंने बोला, एवरी सेकेंड यूथ इज कमिंग फॉर, मोस्टली जितने गायनेकोमेस्टिया पेशेंट जो मेल ब्रेस्ट इनलार्जमेंट के, वो 30 ईयर्स से कम के हैं मेरे पास ज़्यादा पेशेंट्स। 18 to 30 ईयर्स इज़ द। अगर मैं बात करूँगा रूरल और अर्बन एरिया की, तो क्या रेशियो है इसका सर्जरीज में? फिर अगेन मैं उसमें कॉस्मेटिक में अर्बन 70%, 30% रूरल है। एंड उसका कारण है कि रूरल में कोई गाइड नहीं कर पा रहा है और सोशल मीडिया में लोग इतना एक्टिव नहीं हुए हैं, और हमारा मैसेज भी सोशल मीडिया में रूरल तक नहीं पहुंच पा रहा है। आप लोग भी जो सोशल मीडिया जो ब्रॉडकास्ट वगैरह करते हैं वो ज़्यादा फोकस सिटी को देते हैं और कम फोकस रूरल को देते हैं, उसमें आप लोग भी जिम्मेदार है उस चीज़ के लिए। और वही अगर रिकन्स्ट्रक्टिव में या उसमें आऊँगा मैं, प्लास्टिक के दूसरे पार्ट में, बर्न, रिकन्स्ट्रक्शन और बाकी में, तो रेशियो जस्ट रिवर्स है। 70% रूरल पेशेंट्स हैं जो आ रहे हैं। और सबसे टफ सर्जरी माना जाता है फेशियल सर्जरीज को, क्यों ऐसा बोला जाता है? क्योंकि 1-1 इंच, 1-1 mm इम्पॉर्टेंट होता है। 1 mm भी हम लोग अंडर करेक्शन नहीं कर सकते, 1 mm हम लोग ज़्यादा ओवर करेक्शन नहीं कर सकते। नोज़ ऐसी चीज़ है, लोग ये समझे फेस डायरेक्ट लाइट, फेस इज़ ऑल अबाउट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कहाँ पे लाइट पड़ रही है, कहाँ पे शेडो आ रहा है, तो वो लाइन्स हम लोग हटा नहीं सकते फेस में। तो वो लाइन से हम लोग खेल भी नहीं कर सकते हैं, मतलब उस लाइन्स को हम लोग खेल नहीं बोलना चाहूँगा, मतलब वो लाइन्स को हम लोग डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, डिस्टर्ब नहीं कर सकते। तो फेस में अगर आपका 1 mm भी आईब्रो ये ऊपर है ये नीचे है तो वो दिखने में आ जाएगा, बॉडी के बाकी पार्ट्स में तो दिखने में नहीं आएगा। अगर 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस दिखने में नहीं आता, फेस में एक 1 mm का स्कार भी दिख जाता है, इसलिए फेस सर्जरी डिफिकल्ट मानी जाती है। एंड इसलिए इसमें प्रेसिशन इम्पॉर्टेंट है, और इसलिए हम लोग बोलते हैं प्लास्टिक सर्जरी में हमको प्रेसिशन ही सिखाया जाता है, और फेस सर्जरीज के हम लोग एक्सपर्ट इसलिए बोले जाते हैं क्योंकि वी परफॉर्म सर्जरी विद प्रेसिशन। तो क्या दुर्ग, भिलाई, रायपुर में भी आपके पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, ऐसे पेशेंट्स आते हैं जो अपने फेस को कम्प्लीटली रिफॉर्म करना चाहते हैं? हाँ, कुछ आते हैं, फिर हमको बैठ के समझाना पड़ता है कि क्या क्या चीज़ें रिफॉर्म हो सकती है, क्या क्या चीज़ें रिफॉर्म नहीं हो सकती। कुछ लोग को ये एक्सपेक्टेशन रहता है कि हमको अपना फेस ही चेंज करना है। बहुत चैलेंजिंग केसेस रहते हैं वो सब, क्योंकि उनको समझाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे केसेस में साइकोलॉजी ऑफ पेशेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी साइकोलॉजी समझना, उनको साइकोलॉजिकली समझाना, दैट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन परफॉर्मिंग अ सर्जरी। सो एक एडवाइस मैं अपने ऑडियंस के लिए आपसे चाहता हूँ कि अगर मैं सर्जरी करवाने के लिए जा रहा हूँ, कोई भी सर्जरी हो, तो क्या क्या एडवाइस या क्या क्या टिप्स मुझे लेके जाने हैं? मैं इसके लिए पहले तो आपको मतलब सर्जरी की एडवाइस किसने दी वो इम्पॉर्टेंट है।
दूसरा इम्पॉर्टेंट है कि सर्जरीज में आजकल बहुत सारी स्पेशलिटीज़ आ गई, जैसे ऑप्थेल्मिक सर्जरी अलग हो गई है, ईएनटी मतलब कान नाक गले की सर्जरीज अलग हो गई हैं, फेस सर्जरीज अलग हो गई हैं, जनरल सर्जरीज अलग हो गई हैं, लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज अलग हो गई है। तो हर के डॉक्टर्स अलग हैं, हर का एक तरीका समझाने का अलग है। सो आप पहले तो अच्छे से कंसल्ट करिए एंड डॉक्टर क्या कहता है उसकी बात पे थोड़ा वो बिलीव करिए। कुछ लोग बोल देते हैं कि सर्जरी बहुत ज़रूरी है और कुछ लोग बोलते हैं सर्जरी ज़रूरी नहीं है। तो कौन बोल रहा है वो चीज़ वो इम्पोर्टेंट है। अगर एक सर्जन बोल रहा है कि सर्जरी ज़रूरी है तो मतलब ज़रूरी है। कोई भी कोई भी सर्जन हो वो अननेसेसरीली कोई भी सर्जरी नहीं ऑपरेट करेगा। पर आप जैसे आप मेरे पास आ रहे हो, आप फेस की सर्जरी आ रहे हो और बोलते हो मेरे को स्टोन का भी प्रॉब्लम है, तो ये मेरा काम है कि आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है कि मैं आपको स्टोन के लिए एडवाइस नहीं दूँ, बिकॉज आई एम नॉट अ स्पेशलिस्ट टू ट्रीट स्टोन्स। मैं आपको ये एडवाइस दे दूँगा कि आप ये डॉक्टर को दिखा दीजिए तो मैं सही हूँ, नहीं तो आप मेरे से सर्जरी मत कराओ। मैं आपको एकदम फ्रैंक एडवाइस दे रहा हूँ। प्रॉब्ली मैं अपने प्रोफेशन के साथ अनजस्टिस कर रहा हूँ ये बोल के, बट दिस इज़ अ वेरी फ्रैंक एडवाइस विच आई एम गिविंग एज अ पेशेंट, क्योंकि मुझे बुरा लगेगा कि आप मिसगाइड ना हो और आप किसी के थ्रू मत आओ, आप खुद आओ, क्योंकि थ्रू आने वाले लोग ही ना सबसे ज़्यादा मिसगाइड करते हैं। डोंट कम विद एनी रेफरेंस, कम स्ट्रेट अवे टू अ डॉक्टर टू शो। आपके परिवार वालों को दिखाना है तो आप एश्योर्ड रहो कि आपको सही गाइडेंस मिलेगा और सही रहेगा। और आपकी एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी कि खूबसूरत दिखना सबका हक है। हाँ बिल्कुल है, ये तो मैं अभी भी बोलता हूँ और आगे भी यही चीज़ बोलूँगा, सबका हक है। और आजकल के यूथ के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है। और इनफैक्ट यूथ ही नहीं, हमारे पास आज की डेट में लोग रील्स वगैरह देख के 55 ईयर्स के पेशेंट्स और 50-60 ईयर्स के पेशेंट फीमेल्स और मेल दोनों आ रहे हैं। फेस में बहुत झुर्री आ गई, फेस लटक गया है, फेस लिफ्ट कराने, वो खुशी देता है कि चलो कुछ तो अवेयरनेस हमारा काम आ रहा है। नहीं तो कौन बॉदर था, आप ये देखेंगे आज के इंडिया में और पहले के इंडिया में 10 साल पहले कोई बॉदर नहीं था इस चीज़ के लिए। वो बोले जैसा चल रहा है, भगवान ने जीवन दिया है, वॉटेवर। बट मैं सबको यही बोलता हूँ कि आप अगर 10 साल यंग दिखोगे तो आप ही अपने आप को कॉन्फिडेंस से वो काम करोगे ना। ठीक है। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिन पे हम लोगों को बात करना है, तो एक आध बार फिर से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। बहुत सारे टॉपिक्स बचे हुए हैं, तो इन सारी इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ओके, थैंक यू।